हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेव्स क्लब यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे ज़्यादा उछल कूद करने वाला टॉपिक जो आज की डेट में इतना ज़्यादा शोरगुल पकड़ रहा है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं बल्कि नेटिव वर्सेस क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्सेस हाइब्रिड ऐप्स के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नेटिव ऐप्स, हाइब्रिड ऐप्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स में आखिर अंतर है तो क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और तो और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते आप पेटीएम कैश कमा लें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप्स के बारे में। तो नेटिव ऐप्स क्या हैं? नेटिव ऐप्स बेसिकली वो ऐप्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऐप्स हैं और ये बनती हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से। यानी कि जो बनती हैं ऐप्स एंड्रॉयड के लिए वो केवल एंड्रॉयड में चलेंगी और जो बनती हैं iOS के लिए वो केवल iOS में चलेंगी। अब जो ऐप्स एंड्रॉयड में बनती हैं वो उनको ज़रूरत होती है जावा की, कॉटलिन की, XML की वगैरह वगैरह। वैसे ही जो iOS के लिए बनती हैं उनको ज़रूरत होती है स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी की। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं इसलिए एक प्लेटफॉर्म को मद्देनज़र में रख के बनाई जाती हैं और इसीलिए उस पर ये बहुत ही कमाल से काम करती हैं। ये काफ़ी फास्ट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाई ही जाती हैं ये। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं पिंटरेस्ट, आर्टसी और iOS कैलकुलेटर। इन ऐप्स का तो बेसिकली अगर कोई डिसएडवांटेज है आज की डेट में तो बस यही है कि अगर आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अपनी ऐप रन करनी है या चलानी है तो उसका केवल यही है कि आपको वही कोड स्क्रैच से दूसरी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आपको एक ही ऐप के लिए दो कोड बेस मैनेज करने पड़ेंगे जो कि अपने आप में आज की डेट के हिसाब से काफ़ी क्रम्बलसम काम हो जाता है। अब दूसरी किस्म की ऐप जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है वो है हाइब्रिड ऐप्स। अब ये हाइब्रिड ऐप्स क्या हैं? अब हाइब्रिड ऐप्स नेटिव ऐप से तो बिल्कुल अलग होती हैं। ये एक्चुअली चलती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के दम पे। इसकी पिक्चर की कहानी ये होती है, अगर आपने देखा हो चाहे आपका प्लेटफॉर्म iOS हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो या कोई भी फलाना निमकाना कोई भी हो, अगर आपको कोई भी वेबसाइट सर्व करनी है तो आपको क्या ज़रूरत है? केवल एक ब्राउज़र की, और उसमें कोई भी दुनिया की तमाम वेबसाइट चल जाती है, वेब एप्लीकेशन चल जाती है। ये बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो करती हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। क्या होता है, एक आपको वेब ऐप ही मिलती है, अल्टीमेटली ये वेब ऐप ही होती है, बस रैप्ड होती है इनसाइड अ ब्राउज़र। एक ऐप जो कि रैप्ड है इनसाइड अ ब्राउज़र, इसीलिए हमें वो लगता है ऐप की तरह काम कर रही है लेकिन वो होती एक वेब ऐप ही है। अब उसको वेब ब्राउज़र में भी तो सीधे सीधे रन कर सकते थे, हमें एक स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र में रैप करने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो ज़रूरत ये पड़ी, हो सकता है ना कि हर आदमी एक ही ब्राउज़र थोड़ी यूज़ कर रहा हो। अब जैसे मैं पर्सनली क्रोम ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कोई यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहा होगा, कोई ओपेरा मिनी कर रहा होगा, कोई फलाना ढिमकाना कोई सफारी कर रहा होगा, ऐसे चलता है। तो हो सकता है जो ऐप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगला ब्राउज़र ना दे पाए। तो क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारे ब्राउज़र उसको दे पाएँ तो ऑलरेडी उसको एक ब्राउज़र में रैप करके हम क्लाइंट तक पहुँचाते हैं, जिससे कि होता ये है कि उस ऐप की सारी रिक्वायरमेंट्स वो ब्राउज़र फुलफिल करता है और वो ऐप चलती है। अभी बनती हैं HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की मदद से या ऐसे किसी फ्रेमवर्क की मदद से जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयनिक एक फ्रेमवर्क है एंगुलर का, जो कि एंगुलर जो है वो ऑलरेडी फ्रेमवर्क है टाइपस्क्रिप्ट का। टाइपस्क्रिप्ट क्या है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। अब एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमें जानना है, ये काफ़ी स्लो होती हैं। अब ये ऐप्स काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं, इसलिए स्लो होती है क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो ये है कि अब क्योंकि ये बनी है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज पे, तो अब जावास्क्रिप्ट का यहाँ बहुत मेजर रोल होता है क्योंकि इन तीनों में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो केवल जावास्क्रिप्ट है, कोई भी लॉजिकल चीज़ समझ सकती है तो केवल जावास्क्रिप्ट समझ सकती है। अब होता यह है कि अगर हम कोई भी कंट्रोल लेना चाहते हैं डिवाइस का एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि ब्राउज़र में चल रही है, उससे अगर हम कंट्रोल लेना चाहते हैं, डिवाइस का एक नेटिव कंट्रोल मांग रहे हैं, तो उसके लिए एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है और बीच में वो ब्रिज जो होता है जावास्क्रिप्ट से ब्रिज और ब्रिज से वो कनेक्शन जाता है जब नेटिव तक, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाता है और इसका ऑलरेडी काफ़ी स्लो और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहता है। इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ईयरबस, जस्ट वॉच और NHS। आप इनमें से किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करके उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कैसी होती है इनकी परफॉर्मेंस, आपको पता चल जाएगा। इसका अगर कुछ एडवांटेज है तो केवल एक एडवांटेज है जो कि हमारा फ्लटर में भी है कि वही कि एक ही कोड बेस को ये मैनेज करती है बस। लेकिन वो कोड बेस को मैनेज करना मेरी अपनी राय के हिसाब से बेकार है क्योंकि जब आपको वो परफॉर्मेंस ही नहीं मिल रही तो मतलब नहीं बनता। अब तीसरे किस्म की ऐप जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स। अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स क्या है? ये वही ऐप्स हैं जिसके बारे में ये पूरा कोर्स लेके चल रहा हूँ। फ्लटर ऐप्स, रिएक्ट ऐप्स,
ये सारी की सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स होती हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखिएगा, फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव या फ्लटर नेटिव हैं, तो इनका जो यूआई होता है वो ऑलमोस्ट है, बल्कि उतना ही फास्ट होता है जितना कि एक नेटिव ऐप का होगा। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर इनमें कुछ स्लो होता है तो कहीं ना कहीं कुछ फंक्शनैलिटी का स्लो आपको देखने मिलता है, और वहाँ पे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ जाती है डेवलप करते वक्त भी दौरान। जैसे कि बहुत सी चीज़ें इसमें लाइब्रेरी बेस्ड होती हैं। अगर आपको अपनी डिवाइस का कैमरा एक्सेस करना है तो लाइब्रेरी से करोगे, अगर आपको म्यूजिक प्लेयर एक्सेस करना है तो लाइब्रेरी से करोगे, फाइल्स एक्सेस करनी है तो लाइब्रेरी से करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लाइब्रेरी स्पेसिफिक है, इसी कारण इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी स्लो होती है। तो मेरा ध्यान रखिएगा मेरी बात का, थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। नेटिव ऐप्स के कंपैरिजन में हाँ, ये नहीं कहूँगा कि एकदम परफेक्ट होती हैं, लेकिन हाँ थोड़ी स्लो होती है। इसलिए इस तरह के ऐप्स में हमें अपने कोडिंग स्टाइल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम कुछ भी फलाना कुछ भी ऐसा कोड नहीं लिख सकते, हमें बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही तमीज़ से कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने बेमतलब का कोड उसमें ऐड किया जिसका कोई मतलब नहीं है, वो जगह घेरेगा, स्पेस लेगा, जिससे आपकी ऐप का साइज़ भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं घटेगी। फिलहाल मोबाइल ऐप्स के लिए इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग जोन में जाता जा रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स, खासकर फ्लटर। अब फ्लटर में ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिएगा, रिएक्ट जेएस जो कि रिएक्ट नेटिव है, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, वो भी उसी पॉलिसी को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है रिएक्ट के मामले में, लेकिन यहाँ क्या होता है, फ्लटर के मामले में हम जावास्क्रिप्ट यूज़ ही नहीं करते, हम यूज़ करते हैं डार्ट। और डार्ट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर वो नेटिव एप्लीकेशन से बात करने के लिए सीधे सीधे बात कर लेता है, कोई एक ब्रिज का हिस्सा नहीं बनता। या फिर मैं ये कह लूँ, अगर वो ब्रिज है भी तो उस नेटिव प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो जाएगा और नेटिव से जाके बात कराएगा, बस इतनी चीज़ होती है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। इनफैक्ट कुछ फ्रेमवर्क्स हैं एंगुलर करके, वो भी डार्ट में आने लगे, शायद यही वजह से, यही रीज़न है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है कि भैया मैं कौन सा फ्रेमवर्क चुनूँ, मैं कौन सा तरीका चुनूँ अपनी ऐप बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको इसका आंसर देना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं किस तरह की ऐप बना रहा हूँ, मेरी ऐप की रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर आपको कोई गेम बनाना है, कोई हाई क्लास अच्छा खासा गेम बनाना है, मतलब एक 2D गेम, 3D गेम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, केवल 2D गेम बनाना है, तो उसके लिए आप जाओ एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए, मेरा मतलब है नेटिव ऐप्स के लिए। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऐप बनाओ, क्योंकि वो काम वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड ऐप बनानी है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का शॉपिंग मॉल है, किसी का कुछ है, डॉक्टर है, फलाना ढिमकाना, जो भी, अगर बिजनेस रिलेटेड ऐप्स बनानी है, उनसे पैसे कमाने और फ्रीलांसिंग करियर शुरू करना है या कहीं भी जाके ऐसा कुछ करना है, अगर आपको इस तरह से कोई ऐप बनानी है तो फ्लटर उसके लिए बेस्ट है। मैं बता चुका हूँ क्यों। और सिंपल ऐप जो कि बिजनेस पर्पज से यूज़ होती है, आप उससे पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, कहीं जाके आपको जॉब भी लग सकती है। स्टार्टअप्स फ्लटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये काम को यूं बना देता है आसान। वही कोड आपको जो नेटिव में लिखने में जितना वक्त लगेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, उससे कहीं ज़्यादा कम वक्त आपको फ्लटर में लगेगा। ये इसलिए सस्ता भी है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। बात बची हाइब्रिड ऐप्स की, कि वेब स्पेसिफिक ऐप्स की, मतलब वेब ऐप्स की, तो भाई मैं उसकी राय बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर बहुत ही छोटा मोटा काम है जिसमें ऑपरेशनल चीज़ें बहुत कम हो रही हैं, ठीक है, तो आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है, मेरा मानना है उसको आप चूज़ ही ना करें। वो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स नेटिव दीज आर द बेस्ट। और मेरा मानना है फ्लटर इसलिए बेस्ट है क्योंकि फ्यूचर ही यही बनता जा रहा है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि नेटिव ऐप्स हालांकि बहुत अच्छी हैं, बहुत, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका टाइम चला जाएगा, उनका टाइम कभी नहीं जाएगा, वो चीज़ें भी वही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपको बहुत सी जगहों पे फ्लटर देखने को मिलेगा। एक मेजर मार्केट अगर कोई ग्रैब करने वाला है तो वो फ्लटर है। इस कोर्स में हम केवल बिजनेस रिलेटेड ऐप्स के बारे में बात करेंगे और उन्हीं को यहाँ पे बिल्ड करेंगे। अब क्योंकि मैंने फ्लटर चूज़ किया है तो उसके लिए बेस्ट यही है कि हम बिजनेस रिलेटेड ऐप्स बनाएं और वो यहाँ पे परफेक्टली काम करेंगे। एक दो गेम भी शायद आगे जाके बनाएं, मुझे पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नेटिव उसके लिए एंड्रॉयड बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लटर में बन नहीं सकता। यहाँ पे भी वो सारा काम हो सकता है जो एंड्रॉयड में या फिर किसी भी नेटिव प्लेटफॉर्म के लिए जो ऐप्स बनाई जाती हैं उनमें होता है। और अगर आपको 3D गेम की उम्मीद है तो यहाँ 3D गेम नहीं बनेगा। 3D गेम्स अगर आपको बनाने तो यूनिटी जैसे फ्रेमवर्क्स आते हैं, आप उसमें जाएँ। बहुत फेमस गेम है ग्रैनी, वो यूनिटी फ्रेमवर्क पे ही बना हुआ है, आप जाके चेक करें, उनके ऊपर पढ़ाई करें अगर आप यहाँ पे सिर्फ गेम डेवलपमेंट की सोच के हिसाब से आए हैं तो। फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे एक बहुत कमाल की ऐप है रिफ्लेक्टिवली। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आप वहाँ पे जाके देखें और उसका परफॉर्मेंस देख के आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कि क्या वैल्यू है इसकी। आपको उसका एनिमेशन, उसका फ्लो, उसका वर्किंग स्टाइल आपको पता चलेगा, कमाल का यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ये। और बेसिकली हम यहाँ पे फ्रंट एंड की ही बात करेंगे, हम बस यूआई बनाएंगे, यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ही हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा।
बैकएंड वगैरह आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ी मुद्दे की बात कर लेते हैं। जितने भी आप में से जितने लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, आप लोगों को बस 3 काम करने हैं। सबसे पहला, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तीनों चीज़ आपको करनी है, और इन तीनों चीज़ों के बाद मैं रैंडमली 3 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उन्हें लकीली रैंडमली 100 से 1000 रुपये तक का पेटीएम कैश प्रोवाइड करूँगा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपने ऐसा कर दिया कि कमेंट कर दिया, फिर ना लाइक किया ना सब्सक्राइब किया, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे बता देगा कि किस किस ने लाइक किया है, किस किस ने सब्सक्राइब किया और किस किस ने कमेंट किया है। तो उन्हीं बंदों को मैं पिक्चर में लूँगा जिन्होंने तीनों काम करे होंगे। इसका रिजल्ट अगले सैटरडे को अनाउंस होगा और वहाँ पता चलेगा कि कौन विनर्स हैं और उनको उनका कैश प्राइज़ मिल जाएगा। तो ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। और बाकी लोग जो ऐसा नहीं भी करेंगे तो कर लो यार, क्या जा रहा है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करना है, 3 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, कर लो जल्दी से जल्दी।